A very good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we all are aware, we are reading the chapter Federalism in India. हम फेडरलिज्म संघवाद चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने फेडरलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, भारत में किस प्रकार से प्रैक्टिस होता है फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट कैसे और लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट जो हमने 3 लेवल की गवर्नमेंट्स बना रखी हैं वो कैसे फंक्शनिंग करती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी. आइए हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट में. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, हमारी जो भाषा की नीति है, लैंग्वेज पॉलिसी है, वो क्या कहती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स फेडरलिज्म के जो भारत में प्रैक्टिस होते हैं, हमारे राज्यों का विभाजन का आधार क्या है, किस प्रकार से हुआ है एंड एटसेट्रा. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया. इफ वी टॉक अबाउट फेडरलिज्म, it basically means dividing the powers of the central government into various state governments and then further into local government. तो सत्ता का विभाजन या distribution of power is the basic core of a federal country. The success of federalism not only depends on constitutional provisions but also how democratic politics work. सिर्फ संविधान में लिख देने से कि इस प्रकार से फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना है, इस प्रकार से पावर शेयरिंग होगा, ये लिस्ट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि हम इतने अच्छे से जैसे हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं फेडरलिज्म की उतने ही अच्छे तरीके से ये हो पाता. तो इसके लिए हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, हमारा जो डेमोक्रेटिक आउटलुक है राजनीतिक दलों का और लोगों का, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए. The democratic politics practiced in India ensured that spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideals. तो democratic politics जो हमारी spirit है फेडरलिज्म की उसको बढ़ाती है, जो डाइवर्सिटी है हमारे विभिन्न भागों में हमारे देश के, उसको सम्मान देना, उसको उसका उचित स्थान दिलाना और इसी के साथ एक साथ रहने की जो इच्छा है सौहार्द से, पीस से, हार्मनी से, दैट बिकेम द आइडियल्स ऑफ आवर फेडरलिज्म ड्यू टू आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, द डेमोक्रेसी विच वी प्रैक्टिस. मूविंग फर्दर, द मेजर प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया में हम कुछ मुख्य चीज़ों की बात करेंगे. 4 चीज़ें प्रमुख हैं जिसने फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं हमारे देश में जो प्रैक्टिस हो रहे हैं इतने अच्छे से, एक आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, उसमें 4 विशेष चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़रा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं. द फर्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ऐसे राज्य जिनको हमने बनाया भाषा के आधार पे. 1947 के बाद से हमने बहुत सारे राज्यों का क्रिएशन किया है और नए राज्य बनाए हैं, बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्यों का निर्माण किया है. उनमें से ज़्यादातर राज्यों के निर्माण का जो एक प्रमुख बेस है वो है भाषा. अनदर इज़ द इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी. हमने ऐसी कोई सख्त भाषा की नीति नहीं रखी है कि किसी एक ही भाषा को सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, उसी का आदर सम्मान होना चाहिए, वही प्रिवलेंट होनी चाहिए, बल्कि हमने बहुत सारी भाषाओं को रिकॉग्नाइज़ किया है हमारे संविधान में. इसके अलावा कॉर्डियल सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे, कैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलके विकास के कार्यों में अग्रसर रहती हैं. इसी के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी एक प्रमुख कारण है कि हमने इतने अच्छे से एक आदर्श संघवाद को, एक आइडियल फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया है आज़ादी से लेके अभी तक. तो आइए एक एक करके इन चारों की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज 4 इंडिविजुअली. द फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स और द स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस. तो भाषा के आधार पे हमने बाटा स्टेट्स को. जब नए नए स्टेट्स का निर्माण किया तो भाषा भी एक प्रमुख कारण था उसमें. कुछ लोगों को शुरुआत में लगा कि ये जो हमने क्रिएशन किया है लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स का, इससे विभाजन होगा देश में और इससे डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा, एलिनेशन की फीलिंग आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ. तो ये हमारा एक रियल टेस्ट था कि हम लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे स्टेटों का, नए स्टेट्स का निर्माण कर रहे हैं. ब्रादर इसने बहुत ज़्यादा सशक्त किया हमारे देश की एकता और अखंडता को. वन ऑफ द मेजर रीजन्स बिहाइंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स वॉज टू मेक श्योर that the people who spoke the same language lived in one state. एक कारण यह भी था
मुख्य कारण नए राज्य बनाने का कि जो सेम प्रकार की भाषा बोलते हैं वो एक राज्य में रह पाएं। फर्दर, some states were created on the basis of shared language, ethnicity और geography like झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। तो बहुत सारे राज्य सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति के, कल्चर के, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के आधार पर भी बांटे। The formation of linguistic states, that is, states on the basis of language, has made the country more united and the administration easier and efficient. इससे एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग कंट्री हमने बिल्ड किया, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी आसानी हुई। Further, if we talk about language policy of the country, then you can see that the almost 40% of the people in our country speak Hindi as their primary language. And there are many other regional languages. The largest spoken regional language is Bengali. So the Constitution of India did not give the status of national language to any one language. किसी भी एक भाषा को हमने राष्ट्रीय भाषा का स्थान नहीं दिया है, ऐसा कोई स्टेटस नहीं दिया है। हिंदी एंड इंग्लिश वर अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और अंग्रेजी को हमने आधिकारिक भाषाओं के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज देयर आर 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग हिंदी। इसके अलावा 22 भारतीय भाषाओं को जिसमें अंग्रेजी नहीं है, ऐसी 22 भारतीय भाषाओं को विच इंक्लूड्स हिंदी ऑल्सो आर गिवन द रिकॉग्निशन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट्स हैव द पावर टू चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाषा नीति की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया है। 22 भारतीय भाषाओं को हमने आधिकारिक रूप से उनको पहचान दी है हमारे संविधान में। इसके अलावा राज्य स्वतंत्र हैं अपने लिए अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने के लिए। If we further talk about the language policy in India, we did not adopt to any majoritarianism approach like Sri Lanka, where they have adopted Sinhala as their official language और द नेशनल लैंग्वेज। तो हमने श्रीलंका ने जैसे मेजोरिटेरियनिज्म में सिंहाला स्पीकिंग लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो उसको इम्पोज कर दिया पूरे देश पे, ऐसा हमारे केस में नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज अप टिल 1965। हमारे संविधान ने 1965 तक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रावधान रखा था इंग्लिश को। उसके बाद बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड रखी कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, इसीलिए हमने इंग्लिश को भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्थान दिया है। तो हमारी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें यूज़ की जाने वाली भाषाएं हैं इंग्लिश और हिंदी। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू चूज आइदर हिंदी, इंग्लिश और एनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। बट ड्यू टू द डिमांड ऑफ मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो बात कर ली लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, हमने बात कर ली लैंग्वेज पॉलिसी की। अब बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसकी अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको हमने शेयर किया स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। एक कार्टून कैरिकेचर में आप देख सकते हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है डिफरेंट स्टेट्स में। फॉर मेनी डेकेड्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर रन बाय द सेम पॉलिटिकल पार्टी। लगभग 5 दशकों तक आप ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लगभग एक ही पार्टी के द्वारा रन की गई, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता था। परंतु 1990 के बाद रीजनल पार्टीज बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड वर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। पर 1990 आते आते और उसके बाद की जो साल है उसमें क्षेत्रीय दलों ने अपनी सरकारें बनानी स्टार्ट की राज्यों में, जिससे अक्सर विवाद सामने आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। इससे धीरे धीरे क्षेत्रीय दल बहुत शक्तिशाली हो गए एंड दे वर ऑल्सो
given a share and power sharing in the central government. So if we talk about the coalition era, सबसे पहले coalition क्या होता है, इसको गठबंधन की सरकार भी कहते हैं या गठबंधन कहते हैं. It started with a grand alliance started by our former Prime Minister, respected Shri Atal Bihari Vajpayee ji, who formed a government at the center with more than 40 parties in the coalition known as NDA, National Democratic Alliance. The formation of government through new alliances with different political parties have started in the coalition era. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. This trend was supported by a major judgment of Supreme Court, which made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि किसी भी छोटे मोटे कारण की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है, जो बहुत आसानी से हमने एग्जांपल्स कुछ देखे पास्ट में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे डिसमिस कर दिया जाता था. तो इससे भी कोएलिशन को और ज़्यादा बल मिला और धीरे धीरे कोएलिशंस की गवर्नमेंट हमारे देश में सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल में देखी गई हैं. At present also and in the past 20 years we have seen almost all governments being coalition governments. If you talk about decentralization या विकेंद्रीकरण की बात करें भारत में, decentralization in itself means that we have distribution of power at the lower levels from the highest level. Many states are larger than independent countries in Europe in terms of population diversity, area, etc. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से यूरोप के जो स्वतंत्र देश हैं उनसे भी काफ़ी बड़े हैं. देयरफॉर फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया इज़ रिक्वायर्ड अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो इसकी वजह से सिर्फ 2 लेवल की सरकार से हमारा काम नहीं चला, हमने एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी बनाई. Therefore, it resulted in decentralization of power and the formation of a third level of government called the लोकल गवर्नमेंट. इसलिए हमने एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया जिसको हमने कहा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इफ यू मूव फर्दर, डिसेंट्रलाइजेशन is when power is taken away from the central government and the state government and it is known as decentralization. जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए और दोनों ही सरकारों से कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएं, उसको हम बोलते हैं decentralization. The basic idea behind decentralization is there are large number of issues which can be best settled at the local level. Decentralization का आइडिया इसलिए भी बहुत पॉपुलर और अडॉप्ट किया गया क्योंकि उससे जो लोकल लेवल की बहुत सारी समस्याएं हैं वो वहाँ पे रहने वाले क्षेत्रीय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या लीडर्स हैं, दे कैन इजीली रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. दैट इज़ वाई द नीड वॉज फेल्ट फॉर अ प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन. विकेंद्रीकरण का जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तब होगा जबकि हम जो लोकल लेवल पे रहने वाले जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके हाथ में भी पावर दे, सत्ता दें ताकि वो उन समस्याओं को और अच्छे से सुलझा सकें. दिस अलाउ पीपल एट लोकल लेवल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेसी इन देम. इसने ये अलाउ किया कि वो अपने निर्णय लोकल लेवल पर ले, उन समस्याओं को सुलझाएं. उसके लिए उनको कार्यान्वयन के लिए, उनको एग्जीक्यूशन के लिए पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट से दिया गया ताकि वो विकास के कार्यों को सफलतापूर्वक करा सकें. अगर डिसेंट्रलाइजेशन की आगे बात करें हमारे देश में, तो पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स टू फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन. विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ का एस्टैब्लिशमेंट किया गया. बट दीज वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. पर इन पर राज्य सरकारों का डायरेक्ट कंट्रोल था. वो कभी इलेक्शंस कराते थे, कभी नहीं कराते थे, कभी फाइनेंसेस दे देते थे, कभी नहीं देते थे, यानी कि सर्टेनिटी नहीं थी. तो इस समस्या को सुलझाने के लिए, और इलेक्शंस भी वो रेगुलरली नहीं कराते थे, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन को और इफेक्टिव करने के लिए हमने 1992-93 में कुछ बदलाव किए हमारे संविधान में.
So we have made many changes, constitutional amendments to facilitate effective decentralization. Like, a major step was taken in 1992 to make the third tier of democracy more powerful and effective. The 73rd constitutional amendment paved way for compulsory establishment of विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत का प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूशन हो। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने चेंज किए, जिसको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम दिया, 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। इसमें हमने कौन कौन से 5 स्टेप्स लिए जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। लेट्स सी द मेजर चेंजेस विच वर amended in the constitution were that regular elections to local governments was made constitutionally mandatory, कि जो लोकल बॉडी है जैसे ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं शहरों में और गांव में, जो ग्राम पंचायत है उसके इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए। एक दूसरी चीज़, सीट्स वर रिजर्व फॉर SCs, STs एंड OBCs। प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की गई SCs, STs और OBCs के लिए इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में। 1/3 सीटें, 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर women. There was a horizontal reservation of 1/3 of seats for women. Independent state election commissions were established to conduct elections. Independent state election commissions बनाए गए ताकि elections कराए जा सकें। The state government were required to share some power and revenue with the local government. कुछ शक्तियाँ और फाइनेंसेस, पैसा शेयर किया गया लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये 5 प्रमुख बदलाव जो हमने किए, जिसमें रेगुलर इलेक्शन, रिजर्वेशन फॉर SC, STs, OBCs, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड पावर एट्सेट्रा। सो कुछ नए शब्द भी देखे हमने आज, जैसे कि द फर्स्ट वन इज कोएलिशन या गठबंधन, an alliance of 2 or more parties which come together to form the government after the election. And second is linguistic, something which is based on language. So I hope I understood all topics well. Let us move to the assignment part. Here we have question number first. Which constitutional amendment established mandatory local body in rural and urban areas? What were the major steps taken in 1992 to make the local level of government more powerful and efficient? Question number 3. Write a short note on center-state relations in India. Question number 4. What are the main features of language policy of India? Question number 5. What is the major basis of division and formation of new states in India? I hope you understood all topics well. If the video was informative, please like it, share it with your friends, so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your comments and your valuable suggestions so that I can make further improvement in the coming videos. And also subscribe to my channel for the latest updates and new informative videos. Thank you and have a nice day.